अब आते हैं न्यूमेरिकल पे। न्यूमेरिकल हम कुछ ही टाइप हम लोग सीखेंगे न्यूमेरिकल में। अगर आपको पूरा न्यूमेरिकल सेट चाहिए तो कमेंट में भी उसके लिए बता देंगे आप लोग। हमको पूरा सेट चाहिए न्यूमेरिकल का तो उसके लिए हम लोग एक अलग से वीडियो बना देंगे। अभी हम लोग क्या सीखने के लिए बस कुछ टाइप देख लेते हैं। कुछ टाइप क्या है देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं। न्यूमेरिकल हम किससे कर रहे हैं ये आप पहले बात बता देते हैं। सेलिना पब्लिशर्स का जो कॉन्सेप्ट फिजिक्स है उसका जो चैप्टर है वहीं से न्यूमेरिकल उठा रहे हैं। तो नंबर 2 का प्रॉब्लम है, a knot is opened by a range of length, दो नंबर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। a knot is opened by a range of length 10 सेंटीमीटर, मतलब उसका d क्या है 10 सेंटीमीटर। क्लियर? If least force required is 5 न्यूटन, the moment of force needed to turn the knot, मतलब फोर्स भी आपका दे दिया है 5 न्यूटन। 5 न्यूटन तो उसमें क्या क्वेश्चन क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स कितना होगा। मोमेंट ऑफ फोर्स कितना होगा यह है क्वेश्चन। मोमेंट ऑफ फोर्स का इक्वेशन क्या था, मोमेंट ऑफ फोर्स का इक्वेशन कमेंट कीजिए ना, F इंटू डी। तो F इंटू डी, F क्या है 5 न्यूटन, डी क्या है 10 सेंटीमीटर। अब न्यूमेरिकल का सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो आपको यूनिट सब सेम सिस्टम में लाना पड़ता है। देखिए फोर्स का एसआई सिस्टम में यूनिट है, इसका क्या है सीजीएस सिस्टम पे यूनिट है। एक बात आप लोग ध्यान दीजिए, न्यूमेरिकल आप लोग ट्राई कीजिए, ट्राई नहीं कीजिए एसआई सिस्टम में करने के लिए। ओके, तो इसको हम एसआई सिस्टम में कन्वर्ट कर लेते हैं 10/100 मीटर। क्लियर? तो 5 न्यूटन इंटू 10/100 मीटर, देयरफॉर क्या होगा 0.5 न्यूटन मीटर। इसका आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा 0.5 न्यूटन मीटर। देयरफॉर इसका आंसर लाइन क्या होगा, the least moment of force required to open the knot by a wrench is 0.5 Newton meter. Okay, clear? This is the first type, basic type of numerical. और जो आईसीएससी का सिलेबस का जो पैटर्न है न्यूमेरिकल का वो है बेसिक टाइप का। ओके, दूसरा टाइप क्या आता है, मीटर रूल का मास क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसी में सब कंफ्यूज हो जाते हैं। देख लेते हैं एग्जांपल। ये 2 नंबर प्रॉब्लम था। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम में डाउट है तो कमेंट कीजिए, कमेंट में हम लोग वो न्यूमेरिकल का सॉल्व दे देंगे। A uniform meter rule is pivoted at its midpoint. क्वेश्चन नंबर क्या है 8। तो क्या है यूनिफॉर्म मीटर रूल। अब इसका मतलब क्या है, मीटर रूल का मतलब जिसका डिस्टेंस होगा 1 मीटर, जिसका डिस्टेंस होगा 1 मीटर। मीटर रूल का मतलब ये है A, ये है B और ये है इसका मिड पॉइंट O, राइट। ये है मीटर रूल और जिसका फलक्रम क्या है पाइवोटेड इट्स मिड पॉइंट, मतलब ये है इसका फलक्रम और पाइवोटेड पॉइंट मिड पॉइंट, मतलब यहां से इसका डिस्टेंस होगा 50 सेंटीमीटर और यहां से भी इसका डिस्टेंस होगा 50 सेंटीमीटर, राइट। A weight of 50 GF is suspended at one end of it. तो एक साइड पे हम लोग क्या कर रहे हैं 51 एंड पे 50 GF वेट सस्पेंड किया, मतलब ये फोर्स है 1 एंड पे। तो क्वेश्चन क्या है, where should be a weight of 100 GF be suspended to keep the rule horizontal. ओके, तो मतलब अगर इस एंड पे हम 50 GF फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, ये इस साइड पे टिल्टेड हो जाएगा, राइट। मतलब ये बैलेंस नहीं रहेगा, हॉरिजॉन्टल पे नहीं रहेगा, ये बैलेंस नहीं रहेगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, दूसरे साइड पे अनदर एंड पे क्या होगा, एक 100 GF फोर्स देना पड़ेगा। तो क्वेश्चन है वो कहां पे फोर्स देना पड़ेगा, तो समझ लेते हैं यहां पे देना पड़ेगा। ठीक है, ये 100 GF। तो देखिए 100 GF को अगर बैलेंस करना है तो क्या होगा, हमें दूसरे साइड पे
ये लोड देना पड़ेगा 100 जेब को किया अनदर एंड पे देना पड़ेगा, राइट। हम लोग को कैलकुलेशन करना है इस किस डिस्टेंस पे होगा फ्रॉम द फल्क्रम, अबाउट द फल्क्रम किस डिस्टेंस पे होगा, यही कैलकुलेशन करना है। तो पहले मोमेंट्स किस डायरेक्शन पे होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे होगा, राइट। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स कैलकुलेशन कर लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स कैलकुलेशन कर लेते हैं। 50 × 50, यह है डिस्टेंस, यह है लोड फोर्स, देयरफॉर 50 × 50 GF सेंटीमीटर, राइट। यह है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स। अब समझ लेते हैं कि ये फल्क्रम से x डिस्टेंस पे होगा सस्पेंडेड। तो क्लॉकवाइज मोमेंट्स क्या होगा, x × 100, 100 × x GF सेंटीमीटर। Therefore, from the principle of moments, we can say that 100x equals to, because clockwise moments equals to anti-clockwise moments, therefore 100x equals to 15 × 50. Therefore, 100x equals to 50 × 50. Therefore, x equals to 50 × 50 by 100. 52 is 100, 25. Right? Therefore, x equals to 25 centimeter. This is the answer. तो क्या होगा, from the fulcrum 25 centimeter at the other end, at a distance 25 centimeter from the another end. Okay? Another end पे होगा. This is the answer. देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9, अ यूनिफॉर्म मीटर रूल। यूनिफॉर्म मीटर रूल है, बैलेंस एट हॉरिजॉन्टली ऑन अ नाइफ एज प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ 58 सेंटीमीटर मार्क। तो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। यह है ए, यह है बी। तो क्या है, यह है 0। यूनिफॉर्म मीटर रूल मतलब इसका 100 सेंटीमीटर टोटल लेंथ होगा, तो यह है 100, राइट। अब क्या है, ये कहां पे बैलेंस है, 58 सेंटीमीटर मार्क्स। तो मतलब यहाँ पे नाइफ एज है, ये है इसका फल्क्रम। तो यहाँ से इसका डिस्टेंस होगा 58 सेंटीमीटर। व्हेन अ वेट ऑफ 20 GF इज सस्पेंडेड फ्रॉम वन एंड। अब क्या है, 20 GF suspend one end. Draw a diagram of the arrangement. What is the weight of the rule? Very good. अब देखिए, एक्चुअली ये बैलेंस कहां पर होना था, एक्चुअली ये बैलेंस कहां पर होना था, 50 सेंटीमीटर मार्क पे, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। 50 सेंटीमीटर मार्क पे ये बैलेंस होना था, लेकिन कहां पे किया गया है, 58 सेंटीमीटर मार्क पे, राइट। मतलब कुछ दूसरा कुछ फोर्स देके, लोड देके इसको बैलेंस किया गया है। तो अगर ये लोड नहीं होता तो ऑब्जेक्ट इस तरफ टिल्टेड होता। अगर 58 सेंटीमीटर में फल्क्रम है तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टिल्ट होता, लेकिन इसको एक लोड दिया गया है। किधर, वो है डायग्राम में हम लोग को समझना पड़ेगा। आप लोग बताइए लोड कहां देना पड़ेगा तब ये हॉरिजॉन्टली बैलेंस होगा, बता सकते हैं, इस एंड पे, तभी ये बैलेंस होगा। इस एंड पे अगर वेट होगा, क्योंकि अभी इस तरफ टिल्टेड है, अगर इस तरफ लोड होगा एक एंड पे 20 GF, तभी ये बैलेंस रहेगा, राइट। आप लोगों को डायग्राम समझ में आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन था ड्रॉ द डायग्राम, डायग्राम आप लोगों का हो गया। अब क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मास ऑफ द मीटर रूल, व्हाट इज द वेट ऑफ द मीटर रूल। तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, सपोज दिस डिस्टेंस इज, इस डिस्टेंस क्या होगा, यह है 58 सेंटीमीटर, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, 8 सेंटीमीटर। इस 8 सेंटीमीटर के लिए इस तरफ झुक रहा है, इस तरफ टिल्ट हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और ये 20 GF के लिए क्लॉकवाइज टिल्ट हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है मोमेंट्स इसका। देयरफॉर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स इक्वल्स टू
let the weight of the meter rule be x, okay, gf। तब एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स क्या होगा, क्योंकि इसी जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसी के लिए एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स क्या होगा, 8 into x gf सेंटीमीटर। अब क्लॉकवाइज मोमेंट्स क्या होगा इसका, 100 minus 58 into 20 gf सेंटीमीटर, क्योंकि इस पार्ट का डिस्टेंस है 100 minus 58 which is equals to 42 into 20 gf सेंटीमीटर। Therefore, according to the principle of moments हम क्या कह सकते हैं, 8 into x equals to 42 into 20, right? तब x का मतलब, इसका वैल्यू क्या आएगा, 42 into 20 by 8, clear? तो वैल्यू क्या आ रहा है, 105 GF और ग्राम। आंसर यही है, तो मतलब let the weight of the meter rule be x, therefore the weight of the meter rule will be 100 GF or gram, clear? Numerical, it is number 13. A physical balance has arms of length 60 cm and 40 cm. तो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। एक फिजिकल बैलेंस है जिसका आर्म है 60 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर, राइट? यहाँ पे फलक्रम होगा। इस कंडीशन में किस तरफ टिल्टेड होगा, इस तरफ टिल्टेड होगा, एंटी क्लॉकवाइज टिल्टेड होगा, किस डायरेक्शन में टिल्टेड होगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे है, एक एंड पे अदर पैन पे, तो पैन यहाँ पर होता है अदर, एक पैन पे 100 GF है। तो क्वेश्चन यह है कि दूसरा एंड पे पैन का वेट कितना होगा, तब ये बैलेंस पे रहेगा। तो लेट द वेट बी x ऑन द अदर पैन, ओके। बहुत इजी क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या है। Therefore इस डायरेक्शन पे होगा तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स होगा, क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, और इस डायरेक्शन पे होगा तो क्या होगा, ये क्लॉकवाइज मोमेंट्स होगा। क्लियर हो गया डायग्राम। अब प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स इक्वल्स टू क्लॉकवाइज मोमेंट्स। तो इसका डिस्टेंस है 60 into x, therefore 60 into x equals to 40 into 100, right? यही है। Therefore x equals to 40 into 100 by 60. This is the weight on the other band. तो अगर आप दूसरे पैन में 66.67 GF वेट आप सस्पेंड करोगे तभी ये बैलेंस पे रहेगा, फिजिकल बैलेंस। क्लियर हो गया। अब आते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, राइट। अगर आप लोगों को सभी न्यूमेरिकल चाहिए तो कमेंट में कीजिए।
तो सभी न्यूमेरिकल का दूसरा एक वीडियो बन जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अ पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट about which the algebraic sum of the weights of all the particles constituting the body should be 0, and the entire weight of the body is acting on this point howsoever the body is placed। कुछ भी समझ में नहीं आया सर, क्या बोल गए आप? तो मतलब क्या बोला मैंने? सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अ पॉइंट ऑन द बॉडी, मतलब बॉडी पे एक पॉइंट होगा, उसमें क्या होगा? algebraic sum of the weights of all the particles constituting the body should be 0, मतलब वो ऑब्जेक्ट जितनी भी पार्टिकल से बना हुआ है उसका जो मोमेंट्स होगा वो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स और क्लॉकवाइज मोमेंट्स देगा, उसका जो सम होगा वो शुड बी 0 होगा, मतलब 0 होगा। एक डायग्राम लेके हम समझ लेते हैं, बीइंग बैलेंस, ओके ना। दो डायग्राम लेते हैं, एक अनइवन सरफेस का डायग्राम लेते हैं कुछ इस तरह, और एक बीम बैलेंस लेते हैं, ओके। तो बीम बैलेंस, सपोज सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस पॉइंट पे है, मिड पॉइंट पे, सपोज नहीं है एक्चुअली, ओके। तो क्या है, ये पार्टिकल्स डिफरेंट, ये ऑब्जेक्ट डिफरेंट पार्टिकल से बना हुआ है। तो एक पॉइंट लेते हैं यहाँ पे, ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, दूसरा यहाँ पर एक पार्टिकल है, यहाँ पे एक पार्टिकल है। तो इसका वेट है W1, इसका वेट है W2, इसका वेट है W3, इसका वेट है W4। जो इस तरफ एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, वो भी इस तरफ एक्ट कर रहा है, और ये है इस तरफ, ये है इस तरफ। इसका डिस्टेंस है L1, इसका डिस्टेंस है L2, इसका डिस्टेंस है L3, और इसका डिस्टेंस है L4। ये है फल्क्रम, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, नॉट फल्क्रम, ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, CG। क्या है ये? CG, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ओके। तो लेफ्ट वाला जो साइड है वो क्या देगा? एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स, और राइट वाला जो पार्ट है वो क्या देगा? क्लॉकवाइज मोमेंट्स, राइट। तो एट एंड बी ए, एट एंड ए में समेशन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स क्या होगा? W1 इंटू L1 प्लस W2 इंटू L2, राइट। और दूसरे वाले में क्या होगा? W3 L3 प्लस W4 L4। दिस इज द एल्जेब्रिक सम, समेशन किया हम लोगों ने। तो क्या होगा? अगर ये इक्वल है, शुड बी 0 है, मतलब ये दोनों इक्वल होगा, तभी ये पॉइंट, मतलब ये बैलेंस पे रहेगा, तभी ये पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी का लगेगा। क्लियर हो गया? ये अनइवन सरफेस ले लेते हैं, ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इधर पे भी W1, W2, इधर पे भी W3, W4 है। कुछ इस तरह से ही एक्ट करेगा, यहाँ का वेट, यहाँ का वेट, और यहाँ का वेट, यहाँ का वेट। वो भी अगर बैलेंस पोजीशन पे है तो क्या होगा? इस साइड का मोमेंट्स और इस साइड का मोमेंट्स इक्वल होगा, तभी हम उसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलेंगे। क्लियर हो गया आप लोगों का? तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होने के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है? एल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑल द मोमेंट्स शुड बी 0 howsoever the body is placed and the entire weight of the body is acting through this point, okay। अब इसके रिगार्डिंग कुछ एसेंशियल पॉइंट्स हैं। क्या है? फैक्टर्स अफेक्टिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या है ये? फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स। नंबर 2 क्या है? शेप और साइज। ये दोनों एक ही फैक्टर है एक्चुअली, मतलब अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स चेंज हो जाएगा तो शेप और साइज चेंज हो जाएगा। एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं, उसके बाद में आएंगे। तो मतलब शेप और साइज के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब अगर ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म कर देते हो, उसका शेप चेंज कर देते हो, तो क्या होगा? उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी चेंज होएगा। आपके लिए क्वेश्चन है,
आप बता सकते हैं ह्यूमन बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कौन सा पॉइंट है? कमेंट में बता दीजिए, अगर नहीं है तो हम लोग बता देंगे बाद में, ठीक है। तो क्या है समझ लेते हैं, एक डायग्राम को समझ लेते हैं। ये है एक रॉड, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका मिड पॉइंट है, इसका जो एक्सिस है उसका मिड पॉइंट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मैं उसको डिफॉर्म कर रहा हूँ, कैसे डिफॉर्म कर रहा हूँ? उसको सर्कुलर शेप में ला रहा हूँ, मतलब स्फेरिकल शेप में, सर्कुलर शेप पे ला रहा हूँ, बेंड कर रहा हूँ दोनों एंड को, तो सर्कुलर शेप में आ जाएगा। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ? यहाँ पे ही रहेगा, मतलब ये ए पॉइंट यहाँ था, यहाँ पे ही रहेगा। गलत, रॉन्ग, मतलब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अब यहाँ पे आ जाएगा, जियोमेट्रिकल सेंटर ऑफ द सर्कुलर स्फीयर, ओके, सर्कुलर लैमिना। क्लियर हो गया? तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस में डिपेंड करता है? शेप और साइज पे। अगर शेप और साइज चेंज हो गया, मतलब आप उसको डिफॉर्म कर दो, तो क्या होगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी चेंज हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2 क्या है? इट्स नॉट नेसेसरी दैट ऑलवेज सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज लाई ऑन द मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी सिर्फ ऑब्जेक्ट के जो मटेरियल है वहां वहीं पर हो, वो सही नहीं है। मतलब बूमेरैंग देखा है आप लोगों ने? तो बूमेरैंग का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह था, इस तरह से। यह है बूमेरैंग, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर होगा? यहाँ पर। रॉन्ग, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका यहाँ पर है, मतलब आउटसाइड ऑफ द मैटर है। आउटसाइड ऑफ द मैटर भी हो सकता है इस एग्जांपल के थ्रू। और एक है रिंग, हम लोग जो पहनते हैं ना रिंग, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर है? ना इधर है, ना इधर है, ना इधर है, ना इधर है, ना इधर है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर है, आउटसाइड ऑफ द मटेरियल। ये दोनों एक्सेप्शन है। क्लियर? और एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी की रिगार्डिंग एक पॉइंट और है। क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी कभी भी चेंज नहीं होता, ऑब्जेक्ट को किसी भी तरह रखो, हाउसएवर द बॉडी इज प्लेस्ड, वो चेंज नहीं होगा। क्लियर? अब कुछ डायग्राम है, मेरा स्क्रीन पे आ रहा है, देख लीजिएगा, उसको मेमोराइज कर लीजिएगा, ठीक है ना। सेंटर ऑफ ग्रेविटी आईसीएसई में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, अगर ये डायग्राम आप लोग देख लीजिएगा तो उसमें कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना। फिर भी हम बता देते हैं, अगर ट्रायंगुलर है, ट्रायंगुलर शेप का है, तो उसमें क्या है? मीडियन का जो इंटरसेक्शन मिड पॉइंट है, लाइक दिस, तो ये पॉइंट होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। रेक्टेंगुलर शेप अगर है, तो उसका जो डायगोनल का क्रॉस पॉइंट होगा वही होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इस तरह कुछ डायग्राम है। सॉलिड कौन होगा? तो उसमें h/3 होगा, बेस से हाइट कैलकुलेशन करोगे तो उसका h/3 होगा। डायग्राम दिया हुआ है स्क्रीन पे, आप लोग मेमोराइज कर लीजिएगा, ठीक है ना। हो गया चैप्टर। अब आते हैं फाइनल कोर्स जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए ये आउट ऑफ सिलेबस है, अभी रिसेंटली हुआ है आउट ऑफ सिलेबस, पहले था। तो थोड़ा सा टास्क दे देता हूं उसका। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है? ये uniform circular motion. When objects travels in a circular path with uniform speed with constant speed is known as uniform circular motion. अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन पे ट्रेवल कर रहा है, मतलब गोल गोल घूम रहा है, मगर उसका क्या है? स्पीड यूनिफॉर्म है, मतलब वो इक्वल डिस्टेंस पे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो क्या होगा? वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म क्या है क्वेश्चन आती है, तो होगा स्पीड। क्लियर? वेरी गुड। अब फीचर्स में आते हैं। वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? ऑब्जेक्ट घूम रहा है एक, ठीक है ना, तो हम इस सर्कुलर मोशन को 4 क्वार्टर में डिवाइड कर रहे हैं, ए बी सी डी। एक ऑब्जेक्ट घूम रहा है, तो वेलोसिटी क्या होगा? इसका डायरेक्शन इस पॉइंट पे, इसका वेलोसिटी क्या है? मतलब वेलोसिटी इज द स्पीड विथ डायरेक्शन। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड स्पीड बोथ आर इक्वल, बट इन द डायरेक्शन प्रॉपर्टी शुड बी देयर इन केस ऑफ वेलोसिटी, राइट। तो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, अगर इस सर्कुलर का टेंजेंट ड्रॉ कर लो तो इस डायरेक्शन पे होगा। बी पॉइंट पे किस तरफ होगा? इस तरफ होगा। अगर ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? इस तरफ होगा। इसका डायरेक्शन क्या होगा? इस तरफ होगा।
मतलब पॉइंट बी पे इसका डायरेक्शन होगा वेस्ट, पॉइंट ए पे इसका डायरेक्शन होगा साउथ, पॉइंट बी पे इसका डायरेक्शन होगा ईस्ट एंड सी पे इसका डायरेक्शन होगा नॉर्थ। राइट, क्लियर हो गया? एकदम क्लियर है? वेरी गुड। अब क्या आते हैं, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। अब किसी भी टाइम पे कैलकुलेशन कर लीजिए, इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है हर मोमेंट पे। ए पॉइंट पे किस डायरेक्शन पे, साउथ डायरेक्शन पे, बी पॉइंट पे चला गया किस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में। मतलब कोई भी पॉइंट पे इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तब मतलब इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है। स्पीड यूनिफॉर्म है बट वेलोसिटी चेंज हो रहा है। क्लियर? दैट मींस इफ देयर इज चेंज इन वेलोसिटी इट इज एन एक्सीलरेटेड मोशन। इसमें एक्सीलरेशन है। ओके, तो यूनिफॉर्म circular motion where speed is uniform but both velocity and acceleration is there and it's an accelerated motion. What is the difference between linear motion, uniform linear motion and uniform circular motion? In uniform linear motion, the speed and velocity does not change. That is, both are uniform. That's why it's an unaccelerated motion. And in case of uniform circular motion, speed is uniform but both the velocity and the acceleration is changing. That's why it is an acceleration motion, accelerated motion. Now comes to the point, what is centripetal force and what is centrifugal force? What is centripetal force and centripetal force? When an object travels in a circular path, a force is acting towards the center of it. This type of force is known as सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट को, आप एक स्टोन को एक स्ट्रिंग के थ्रू अटैच करके घुमा रहे हो, तो उसका जो फोर्स होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, वो किस तरफ होगा? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ इट, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ इट। और वो फोर्स किस डायरेक्शन का एक्ट करेगा? सपोज ये ऑब्जेक्ट घूम रहा है एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसका जो फोर्स होगा किसी भी पॉइंट पे आप ले लीजिए तो सेंटर की तरफ होगा। यह है सेंट्रीपिटल फोर्स। और किस तरफ एक्ट करेगा? along the axis, along the radius of the sphere, along the radius of the circular path. What is the equation of centripetal force? Force, this is the force, right? F equals to ma. We can say that from the Newton's second law. Therefore, and according to the uniform circular motion, A equals to V square by R. Therefore, equation changes into F equals to mv square by R. This is the equation of centripetal force. Am I clear? This is the equation of centripetal force. Okay. Now the centrifugal force. What do you mean by centrifugal force? Centrifugal force is an assumption. This is the real force. Centripetal force is the real force. Actually, a traveler can feel it. आप लोगों ने देखा है, अगर आप एक मूविंग व्हीकल में हो, लाइक बास में हो, तो क्या होगा? अगर बास सडन टर्न करता है इस तरफ, तो हम लोग इस तरफ घूम जाते हैं ना, क्योंकि वो रेडियस की तरफ, सेंटर ऑफ द स्फीयर की तरफ हम लोग घूम जाते हैं। इसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, इसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट? This is the real force, not the virtual force. In case of centrifugal force, this is the virtual force. Okay? The force is assumed to have in a body which is moving in a circular path and acted outward from the center is known as centrifugal force. तो ये सेंटर के आउट, अगर ये सेंटर की तरफ होता है तो सेंटर की बाहर तरफ होता है। Okay? Clear? This is a fictitious force or virtual force. This is not the real force. Clear? चैप्टर खत्म हो गया। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है इसके रिगार्डिंग थ्रू द होल चैप्टर, कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम लोग उसका सॉल्यूशन दे देंगे, राइट? तो आज का वीडियो बस इतना ही था। तब तक के लिए, अगले वीडियो के लिए आप लोग वेट कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। आपका ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।